नमस्कार दोस्तों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे तेजस पर चर्चा करेंगे। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इस पर आज काफ़ी विस्तार से बातचीत करेंगे। क्या था मुद्दा, इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि ये अभी न्यूज़ में क्यों है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। भारत का एलसीए कार्यक्रम क्या है, आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति, मलेशिया को तेजस की जरूरत क्यों पड़ी, इसको भी समझेंगे। मलेशिया भारत संबंधों को देखेंगे और फिर लास्ट में अभ्यास के लिए प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये अभी चर्चा में क्यों है। तो देखिए, अभी हाल ही में सरकार ने लोकसभा में यह सूचना दी कि भारत हल्के लड़ाकू विमान जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसको मलेशिया को बेच रहा है और साथ ही साथ अन्य देश जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि भी जो है वो तेजस को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और उसके बाद से ही इस तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसको लेकर चर्चा काफ़ी हो रही है। सोशल मीडिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह बातचीत चल रही है। न्यूज़ देखते हैं, क्या था न्यूज़। इंडिया बिड्स टू सेल फाइटर जेट्स टू मलेशिया एंड इंडोनेशिया। तो यह काफ़ी बढ़िया है, आत्मनिर्भर रक्षा नीति को पूरा करता है हमारा। क्या है, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तेजस के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यह एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। हल्का लड़ाकू विमान का मतलब क्या होता है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको आप एलसीए कहते हैं। इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और हल्का होता है। और जब हल्का होगा तो अजाइल होगा, मीन्स फुर्तीला होगा। आराम से ये एयर में बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड तरीके से मूव कर पाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। हालांकि तेजस जो है वो छोटा भी है और हल्का भी है। इसमें सिंगल इंजन होता है जिसके कारण इसका वेट थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका जो रोल है वो मल्टी रोल होता है, जिसमें ये एयर टू एयर भी फाइट कर सकता है, एयर टू लैंड फाइट कर सकता है, बहुत ज़्यादा अजाइल होता है, बहुत फुर्तीला होता है। तो इसके डिफरेंट रोल्स हैं, तो इसीलिए इसको मल्टी रोल टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इसका जो डेवलपमेंट है वो किसने किया है, तो वैमानिकी विकास एजेंसी, ठीक है, तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया है। जिसमें जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो वैमानिकी विकास एजेंसी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, जो रूस का पुराना MiG-21 था उसको रिप्लेस करना, ताकि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके और हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकें। अब थोड़ा सा MiG-21 के बारे में देखते हैं। तो MiG-21 के बारे में आपने सुना होगा। MiG-21 के बारे में कब सुना था, जब अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट को मार गिराया था, तो उस समय वो MiG-21 में ही था। MiG-21 में हालांकि काफ़ी ज़्यादा दुर्घटना होती है। ये 1964 में रसिया से लिया गया था और इसके जो पार्ट्स हैं वो मिलते नहीं हैं। तो इसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो उसके बाद इसमें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और जिससे ढेरों दुर्घटनाएं आपको देखने को मिलती है। अभी हाल में भी आपने देखा कि राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 के कारण पायलट की जो है वो मृत्यु हो गई, क्योंकि MiG-21 क्रैश कर गया। थोड़ा सा MiG-21 को हम लोग एक बार देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका पैरासूट लगा हुआ है, इसका जो लैंडिंग स्पीड है वो 350 किलोमीटर पर आवर का है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ये लैंड करता है। अब लैंड करते समय अगर ये पैरासूट नहीं खुला तो इसमें आग लगने की संभावना हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो MiG-21 है इसको धीरे धीरे समाप्त करने का जो है इंडिया ने प्लानिंग भी किया था। हम देखेंगे जब हम तेजस कार्यक्रम पढ़ रहे होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा तेजस के बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसके पास एक्स्ट्रा इंजन होता है। कहने का मतलब है कि उड़ान भरते समय अगर इंजन की आवश्यकता पड़ी, ईंधन की, फ्यूल की, तो ये ईंधन यहाँ से वो ले सकता है और जब ज़रूरत पड़ेगा तो इसको वो नीचे भी गिरा देगा। जिससे क्या फ़ायदा होगा, जिससे विमान जो है वो हल्का हो जाएगा। तो उड़ान भरते समय इंजन ले लेगा, ईंधन ले लेगा। मतलब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रडार लगा हुआ है। ये 2 मीटर स्क्वायर की किसी भी वस्तु को ट्रैक कर लेगा। अब जो चिड़िया, कौवा, ये सब होता है, उसका जो 2 मीटर स्क्वायर का एरिया होता नहीं है। तो बड़े जो भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे साइज का कोई ऑब्जेक्ट हो लगभग 2 मीटर स्क्वायर का, उस 2 मीटर स्क्वायर और उससे ज़्यादा की चीज़ों को ये ट्रैक कर सकता है। उससे कम की चीज़ों को ये ट्रैक नहीं कर पाएगा। और तेजस खुद भी जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का ही दिखता है। तो दूसरा तेजस को भी एक तेजस ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा तेजस 1 मीटर स्क्वायर का दिखेगा और ये ट्रैक कितने को करता है, 2 मीटर स्क्वायर को।
तो इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड सेंसर भी लगा होता है जो दुश्मन के विमानों को आसानी से क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और भी है इसमें, जैसे गूगल में आप बोलते हैं हेलो गूगल बताओ भारत की राजधानी क्या है, भारत का प्रमुख शहर कौन है, गाना सुनाओ, तो उस प्रकार से इसमें बोलने वाली भी सुविधा है कि भाई इधर से मारो उधर से मारो, इस तरीके का। अब देखो तेजस के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए ये मैंने बताया डिज़ाइन कौन करता है, इसका आधिकारिक नाम तेजस 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। तेजस की जो एक विशेषता है, इसमें प्रमुख विशेषता ये भी है तेजस की कि ये डिफेंसिव मोड में काम नहीं करता, ये ऑफेंसिव मोड में, मतलब हमेशा अटैकिंग मोड में काम करता है। तो ये बचाव के लिए नहीं बल्कि आक्रामकता के लिए जाना जाता है। तो ये तेजस की एक प्रमुख विशेषता है। साथ ही साथ ये 4th जनरेशन है, तो काफ़ी उन्नत तकनीक से भी युक्त है। अब देखिए तो वास्तविक तौर पर ये स्वदेशी विमान है। 35 अगर उपकरण उड्डयन उपकरणों और लाइन रिप्लेसेबल यूनिट में से बहुत कम ही जगहों पर इसका प्रयोग, मतलब विदेशी तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसकी पूंछ रहित होना इसका एक प्रमुख विशेषता है। तो इसमें बैक में पूंछ टाइप का नहीं निकला होता है। अब क्या होता है, इससे युद्ध कौशल में मदद मिलती है, हल्का हो जाता है, तो स्पीड भी तेज रहती है। तो अपने समकालीन सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों की श्रेणी में सबसे छोटा और हल्का है। तो सुपरसोनिक वाली कैटेगरी में ये सबसे हल्का और छोटा है। सुपरसोनिक का मतलब क्या है, देखिए हम लोग जो है सबसे पहले समझते हैं मैक क्या होता है। तो स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी मिसाइल हो, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, उसका स्पीड अगर हम उसको कंपेयर करें साउंड के स्पीड से, तो स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं साउंड के स्पीड से, तो उसको हम मापते हैं किस में, मैक में। ठीक है, तो इसको मेजर किया जाता है मैक में। मैक कहने का मतलब है कि 1 मैक अगर मैं कह रहा हूं तो मतलब है स्पीड ऑफ साउंड। 2 मैक कह रहा हूं तो डबल द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब 2 मैक अगर किसी का स्पीड है तो उसका स्पीड ऑफ साउंड से भी दुगना स्पीड है, ये कहने का मतलब है। तो ये सुपरसोनिक क्या हुआ फिर, देखो लेस देन 1 मैक अगर है किसी का स्पीड तो वो सबसोनिक है। 1 मैक से लेकर 5 मैक तक अगर किसी का स्पीड है तो वो सुपरसोनिक है, और 5 मैक से ज़्यादा है तो वो हाइपरसोनिक है। इसका जो स्पीड है वो 1.8 मैक है, मतलब समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड का लगभग दुगुना 0.8 टाइम्स ये कह रहा है। तो ये मल्टी रोल है, इसमें आप जानते ही हैं आकाश में ईंधन भरने की क्षमता भी है। पेलोड क्षमता जो है वो इसमें 4000 किलो की है, और इसकी कुल रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक है। मल्टी रोल होने के कारण ये हवा से हवा और हवा से सतह सटीक निशाने लगाने में सक्षम है। तेजस के विभिन्न संस्करण, तेजस का ट्रेनर संस्करण, नौसेना, तेजस नेवी मैक 2, तेजस LCA तेजस मैक 1A और मैक 2, ये देख रहे हैं आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इसको बोला जाता है कि मैक 2 जो है वो सबसे बेहतर है तेजस में। 4.5 जनरेशन का यह विमान मिराज 2000 श्रेणी के विमानों को प्रतिस्थापित करेगा। तो मिराज को भी ये प्रतिस्थापित करने के लिए तेजस मैक 2 को लाया गया था। इसमें मिराज से भी उत्तम तकनीक है। यहाँ देखिए इसका प्रमुख प्रतिस्पर्धी कौन है, चीनी JF-17, दक्षिण कोरियाई FA-50, रूस की MiG-35 और याक 130 और तुर्की का हरजेट। भारत का LCA कार्यक्रम, तो देखिए 1983 में इसकी शुरुआत हुई और इसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला तो ये था कि MiG-21 को प्रतिस्थापित करना है, और इसके लिए लॉन्ग टर्म री इक्विपमेंट प्लान 1981 भी आया। इसके जरिए क्या बोला गया था कि 1990 के दशक के अंत तक आपको MiG-21 को समाप्त करना है, मतलब उसके जीवन काल को ख़त्म कर देना है, और इससे क्या होगा फिर 40% विमानों की कमी पड़ेगी, तो उसको पूरा करने का प्रयास करना है इस LCA कार्यक्रम के तहत। और दूसरा क्या था, दूसरा है कि भारत के घरेलू एयरस्पेस उद्योग की चौतरफा उन्नति के वाहक के रूप में कार्य करना। तो घरेलू एयरस्पेस उद्योगों को भी बढ़ावा देना, हम केवल आयात पे निर्भर न रहें, हम अपना भी बनाएं और फिर निर्यात भी करें। इस प्रकार हम एरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। अब हम लोग ADA जो वैमानिकी विकास जो अभिकरण है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी बात करते हैं। जब हमने देखा कि इसके विकास में ADA और HAL की भूमिका है, तो अब हम ADA पढ़ लेते हैं फिर HAL पढ़ लेते हैं। तो इसकी स्थापना भारत में हल्के लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए 1984 में की गई।
यह डीआरडीओ के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मतलब डीआरडीओ विभाग, और ये उसके जो रक्षा मंत्रालय का डीआरडीओ है उसके अंतर्गत ये आता है, कहने का मतलब है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब हम HAL के बारे में देख लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसका मुख्य कार्य विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन तथा उससे संबंधित प्रणालियां जैसे उड़ैनिकी उपकरण और उपसाधनों का विकास, निर्माण, मरम्मत और पुनर्कल्पना है। तो ये बेसिकली विमानों का निर्माण, हेलीकॉप्टरों का निर्माण, उसका मरम्मत, इन सब क्षेत्रों में ये काम करता है। यह PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, GSLV जैसे उपग्रह प्रक्षेपण यानों के निर्माण कार्य में भी भूमिका निभाता है। तो PSLV हो, GSLV हो, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल हो, इस तरह के लॉन्च व्हीकल्स के निर्माण में भी HAL की भूमिका है। आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति देख लेते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति नवाचार आधारित तथा निर्यातोन्मुखी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम निर्यात करें, आयात पर हमारी निर्भरता कम हो और हम कुछ नया करें, न्यू करें, नवाचार करें। भारत का लक्ष्य क्या है? 2047 तक रक्षा निर्यात 20 गुना बढ़ाकर 2.6 लाख करोड़ रुपए करना है, और 2024 तक अगर देखा जाए तो 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इसमें निम्नलिखित के निर्यात से काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद है। तो हम ये सब निर्यात करने का सोच रहे हैं। 2024 तक हमारा टारगेट है कि भाई हम 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रक्षा निर्यात कर सकें, और 2047 तक हमारा टारगेट है कि हम 20 गुना बढ़ा लें अपने रक्षा निर्यात को। अब देखिए इसमें कौन कौन सा सोचा है हमने इस 2024 तक। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस वाली बात तो अभी आज देख ही रहे हैं आप, और इसकी न्यूज़ जो है कुछ दिन पहले आई थी। भारत ने पिछले 2 वर्षों के दौरान 310 विभिन्न हथियार और जो हथियारों पर और साथ ही साथ विभिन्न प्रणालियों पर आयात पर उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिली है। तो हमने बहुत सारे उपकरण, बहुत सारी प्रणालियां, इन सब पर क्या किया? इन सब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि हम निर्यात जो है कर सकें और खुद बना सकें। 2 दर्जन से अधिक भारतीय रक्षा कंपनियों ने, देखिएगा, इटली, फ्रांस, इजराइल, मिस्र, UAE, इथियोपिया, सऊदी अरब, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन, रूस, मालदीव जैसे देशों को व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली, इंजीनियरिंग यांत्रिकी उपकरण, अपतटीय गश्ती जहाज, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर इत्यादि, रेडियो सिस्टम, रडार इत्यादि जो है वो निर्यात किया है। तो भारतीय रक्षा कंपनियों ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सारे देशों में, जिसका नाम आप देख रहे हैं, इनको निर्यात किया है। सरकार पहली बार किसी वस्तु के आयात पर खुद प्रतिबंध लगा रही है, और इसी क्रम में सरकार 2 लिस्ट 101 वस्तु और 108 वस्तुओं की जारी की है, जिसमें घातक हथियार से लेकर जूता तक शामिल है। तो इन आयातों पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे स्वदेशी चीज़ें जो हैं उसको बढ़ावा मिलेगा और फिर हम निर्यात उन्मुखी बनेंगे, जो हमारा टारगेट है। निर्यात में वृद्धि है किंतु आकार में नहीं। भारत अभी भी वैश्विक हथियारों का केवल इतना % हिस्सा, मीन्स 1 से काफ़ी कम 0.17% हिस्सा ही निर्यात करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने 2015 से 19 के लिए प्रमुख हथियार निर्यातकों की सूची में भारत को 23वें स्थान पर रखा है। इन्हीं सब कारणों से हाल ही में रक्षा मंत्रालय की रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 लोकप्रियता बटोर रही है। मलेशिया को तेजस की जरूरत क्यों है? आपको पता है चीन से समस्या है थोड़ा वहां पर। तो मलेशिया समय दर समय चीन की जो 9 डैश लाइन का विरोध करता रहा है। तो 9 डैश लाइन पर चीन क्लेम करता है, इस एरिया पर क्लेम करता है चाइना। देखिए इस एरिया पे चाइना ये क्लेम करता है कि ये उसका क्षेत्र है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लाइन, ये डैश 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 किया हुआ, इस पर जो पार्सल आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड है, इस पर जो क्लेम है चाइना का कि ये उसका है। ठीक है, तो इसका जो है मलेशिया लगातार विरोध करता रहा है। देखिए मलेशिया यहाँ आपको मैप में भी दिख रहा है। तो उसके लिए उसको खतरा चीन से भी है, जिसके कारण उसको लगता है कि भाई उसके पास इस तरह का जो फाइटर जेट्स है वो होना चाहिए। चीन ताइवान संघर्ष के मद्देनज़र मलेशिया जैसे देश को अपने सुरक्षा की चिंता होने लगी है। अब चीन देख रहे हैं आप, ताइवान में अपने मतलब ताइवान के साथ चीन का जो संघर्ष है जिस पर मैंने बात की थी, उसको देखकर भी मलेशिया को लग रहा है भाई हम भी थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाएं।
आर्थिक है। इसके पहले भी चीन बहुत बार मलेशिया को आंख दिखा चुका है कि भाई तुमको भी कूट देंगे, तो मलेशिया भाई पहले से ही प्रिपेयर हो रहा है। मलेशिया भारत संबंधों को देखते हैं तो दोनों जो है वो कॉमनवेल्थ के पूर्ण सदस्य हैं, एशियाई संघ और G15 के माध्यम से भी जुड़े हैं। भारत और जो मलेशिया है इनका जो संबंध है वो सांस्कृतिक संबंध भी है। तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर से हम एक दूसरे से जुड़े हैं और लगभग 2000 साल पहले से भी पुराना हमारा संबंध है। द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण होने का एक कारण यह भी है कि मलेशिया में भारतीय मूल के करीब 24 लाख लोग हैं, जो वहाँ की कुल जनसंख्या का 8% हैं। तो यहाँ के काफ़ी लोग, लगभग 24 लाख लोग हैं जो वहाँ की कुल जनसंख्या का 8% हैं। मलेशिया के चौथे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के दादा भी भारतीय मूल के थे। तो हमारा संबंध जो है वो काफ़ी ऐतिहासिक है और पीयर टू पीयर मतलब लोगों और लोगों के बीच का जो कनेक्ट है वो भी बेहतर है। व्यापार के मोर्चे पर उनके द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा $10.5 बिलियन है और 2020 तक इसके $25 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। ये थोड़ा सा देखिए डिप्लोमेटिक मिशन, ये भारत मलेशिया है। तो मलेशिया में भारत का उच्चायोग कुलालमपुर में है और भारत में मलेशिया का उच्चायोग नई दिल्ली में है। अभ्यास के लिए प्रश्न देखेंगे, भारत के रक्षा निर्यात के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत का वैश्विक हथियार के निर्यात में 1.7% हिस्सा है, सही नहीं है, देख लीजिएगा। रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 में जारी की गई। LCA कार्यक्रम 1983 में शुरू हुआ, या फिर उपरोक्त सभी कथन सही हैं, या फिर पांचवा भी मान लीजिए कि सभी कथन में एक से ज़्यादा जो है वो सही नहीं है। इस प्रकार से आप इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।